अस्सलाम वालेकुम, हम सब न्यूज में खुश आमदीद। नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। काबुल सप्लाई की वजह से अमेरिका का पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से राबता। अमेरिका के सेक्रेटरी दिफा जनरल जेम्स मैट्स ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान पर अस्करी इमदाद की पाबंदी के बावजूद पेंटागन पाकिस्तान की आला फौजी क़यादत खुसूसन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से राबते बहाल कर रहा है। पेंटागन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जनरल जेम्स मैट्स ने कहा, मेरा ख्याल है कि गुज़िश्ता रोज जनरल जोसेफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा से फोन पर गुफ्तगू की और हम मजीद राबते की फिजा बहाल करेंगे। अहम प्रेस ब्रीफिंग में सेक्रेटरी दिफा ने इस अमर की यकीन दहानी नहीं कराई कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से गुफ्तगू पाकिस्तान पर इमदाद की पाबंदी से कबल हुई या बाद में। अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल विटल अफगानिस्तान में जारी जंग में अमरीका के बराह रास्त जिम्मेदार हैं, जहां 14,000 नेटो फोर्सेज और दीगर अस्करी असासे मौजूद हैं। जेम्स मैट्स ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया ने पाकिस्तान की अस्करी इमदाद पर पाबंदी आयद करने से कबल इन तमाम अहम इम्कानात का हर जाविये से जायजा लिया था, लिहाजा अमरीका को रद्द अमल के तौर पर अफगानिस्तान में सप्लाई रोकने की कोई फिक्र नहीं है। तहमीना जंजुआ का कहना है कि पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात जारी रखेगा। सेक्रेटरी खारिजा तहमीना जंजुआ ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ जहां तक मुमकिन हो सकेगा ताल्लुकात बरकरार रखेगा, क्योंकि अमरीका न सिर्फ आलमी ताकत है बल्कि खित्ते में अपनी मौजूदगी रखता है और वो हमारे लिए तकरीबन हमसाया ही है। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी के मसाइल पर लेक्चर देते हुए उनका कहना था कि हमें अमेरिका की जानिब से होने वाली तमाम बयानबाजी पर रद्द अमल जारी रखने की जरूरत है। एक सवाल के जवाब में सेक्रेटरी खारिजा का कहना था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 1 जनवरी का ट्वीट उनका अपना जाती बयान या फिर किसी वजह का नतीजा भी हो सकता है। IBA के दौरे के हवाले से उनका कहना था कि दफ्तर खारिजा को अपने दफ्तर से निकलकर लोगों से बात करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट के जरिए अहमकाना बात की तो खास तौर पर मैंने यहाँ आने का फैसला किया। न्यूयॉर्क टाइम्स का मौकिफ है कि पाकिस्तान के साथ दुश्मनी मफाद में नहीं, अफगानिस्तान तक रसाई रुक सकती है। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की खुसूसी रिपोर्ट। अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात की बदलती सूरत हाल से खुद अमेरिका के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के इदारिये के मुताबिक पाकिस्तान किसी भी लम्हे अमरीका की अफगानिस्तान तक रसाई रोक सकता है। अखबार साथ ट्रंप की जुबान भी बोलता रहा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने इदारिये में ट्रंप की जुबान बोलने के साथ साथ अमरीकी सदर को हकीकत का आईना भी दिखाया। पाकिस्तान को अमरीका के लिए मुश्किलात में डालने वाला इत्तेहादी करार देते हुए जहां डबल गेम खेलने का राग अलापा, वहीं ये खदशा भी जाहिर किया कि पाकिस्तान से दुश्मनी अमरीका के मफाद में नहीं है। अखबार ने अपने इदारिये में लिखा कि अमरीका पाकिस्तान को इमदाद देते हुए एक इत्तेहादी की तरह डील करे, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान के ताउन से ही अमरीका खित्ते में मौजूद शिदत पसंदों से लड़ सकता है। इदारिये के मुताबिक अफगानिस्तान में हर अमरीकी फ्लाइट पाकिस्तान के रास्ते से जाती है। ज्यादातर सामान पाकिस्तानी रोड और रेल के जरिए भेजा जाता है और पाकिस्तान किसी भी वक्त अमरीका की अफगानिस्तान में रसाई बंद कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो चीन भी फायदा उठा सकता है। अखबार के मुताबिक पाकिस्तान के साथ तामीरी ताउन के लिए सिफारती राबतों की जरूरत है। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि पाकिस्तान को पैगाम में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी कोई यकीन दहानी नहीं कराई कि वो पाकिस्तान से मामलात मजीद खराब नहीं करेंगे। अखबार ने मशवरा दिया कि चिल्लाने के बजाय खामोश मुज़ाकरात की जरूरत है। वजीर खारिजा कहते हैं, अमरीका के साथ पाकिस्तान का इत्तेहाद खत्म समझता हूँ। वजीर खारिजा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अमरीकी सिक्योरिटी इमदाद की मुअत्तली के बाद अमरीका से इत्तेहाद खत्म समझता हूँ, जबकि पाकिस्तान तनहा नहीं बल्कि हमारे पास दूसरे इत्तेहादियों के ऑप्शंस मौजूद हैं। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल को इंटरव्यू देते हुए वजीर खारिजा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि अमरीका का पाकिस्तान के साथ रवैया इत्तेहादियों वाला नहीं, इत्तेहादी ऐसा सलूक नहीं करते और अमरीकी सिक्योरिटी इमदाद की मुअत्तली के बाद अमरीका से इत्तेहाद खत्म समझता हूँ। अब अमरीका के साथ हमारा कोई इत्तेहाद नहीं, जबकि पाकिस्तान तनहा नहीं है, हमारे पास दूसरे इत्तेहादियों के ऑप्शन मौजूद हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुक सितंबर 2001 से कायम था, लेकिन हमने अमरीका की अफगानिस्तान मुहिम में शामिल होकर बहुत बड़ी गलती की। अमरीकी मुहिम में शामिल होने से पाकिस्तान में दहशतगर्दी ने जन्म लिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ नहीं किया और अब अमेरिका अपनी शिकस्त का मलबा पाकिस्तान पर डाल रहा है। जबकि अफगान मुजाहमतकारों के खिलाफ गए तो ये जंग दोबारा हमारी सरजमीन पर लड़ी जाएगी। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह को इस्तीफों के लिए दी गई मोहलत आज खत्म हो जाएगी। सानिया मॉडल टाउन के हवाले से अवामी तहरीक के जेर एहतमाम APC में अपोजिशन जमातों की तरफ से वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और वजीर कानून राना सनाउल्लाह को मुस्ताफी होने के लिए 7 जनवरी की डेडलाइन दी गई थी।
जो आज खत्म हो जाएगी। हुकूमती शख्सियात की जानिब से अपोजिशन की डेडलाइन का कोई नोटिस न लिया गया, जबकि डेडलाइन खत्म होने पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास कल होगा। ज़राए के मुताबिक स्टीयरिंग कमेटी कल के इजलास में आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेगी, जिसके बाद मुल्कगीर एहतजाज और धरनों का ऐलान भी मुतवक्के है। इसके अलावा लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बैक वक्त धरनों की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है, जबकि एहतजाज के तरीक़ाकार और तारीख का ऐलान भी कल होगा। दूसरी जानिब अवामी तहरीक के सेक्रेटरी जनरल खुर्रम नवाज गंडापुर ने मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं से राबते शुरू कर दिए हैं, जिसमें कल होने वाले स्टीयरिंग कमेटी के इजलास के बारे में मुशावरत जारी है। स्टीयरिंग कमेटी में जहांगीर तरीन, मियां मंजूर भट्टू, शेख रशीद और लियाकत बलोच समेत 18 सियासी शख्सियात शामिल हैं। भारतीय साइट से कुलभूषण यादव के रॉ का एजेंट होने की खबर चंद घंटे बाद ही गायब हो गई। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की जानिब से कुलभूषण यादव को बतौर जासूस भर्ती किए जाने की तस्दीक की खबर शाया होने के चंद घंटे बाद ही भारतीय न्यूज वेबसाइट से अपनी स्टोरी वापस ले ली गई। दी क्वेंट के ओपिनियन एडिटर और सहाफ़ी चंदन नंदे के लिखे गए आर्टिकल में कहा गया था कि रॉ के 2 साबिक सरबराहान कुलभूषण यादव के पाकिस्तान में काम के मुखालिफ थे, क्योंकि महसूस होता था कि कुलभूषण पाकिस्तान में जासूसी की अहलियत नहीं रखता। न्यूज वेबसाइट के मुताबिक कुलभूषण यादव की तैनाती में बुनियादी उसूलों को भी नजरअंदाज किया गया। रिपोर्ट में रॉ के साबिक अफसरान का हवाला देते हुए कहा कि कुलभूषण यादव अपने काम में माहिर नहीं था और न ही इंटेलिजेंस जमा करने के लिए इसके पास जरूरी सलाहियतें थीं। चंदन नंदे ने यह खबर जुम्मे के रोज अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर की थी। खबर वेबसाइट पर शाया होने के चंद घंटे बाद ही ये कहकर हटा दी गई कि इदारा आर्टिकल में दी गई कुछ मालूमात की दोबारा जांच कर रहा है। पाकिस्तान दफ्तर खारिजा के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने हफ्ते के रोज ट्वीट करते हुए कहा कि कुलभूषण के जासूस होने से मुताल्लिक खबर शाया करने वाला सहाफ़ी लापता हो गया है या मंजरे आम पर नहीं आ रहा। चंद भारतीय वेबसाइट्स ने दी क्वेंट के खबर शाया करने को बनावटी सहाफत, दुश्मन मुल्क को अपना मुल्क फरोख्त करना और गलत रास्ते पर चलना करार दिया। याद रहे कि 3 मार्च 2016 को हसास इदारों ने बलूचिस्तान के इलाके माशखेल से भारतीय जासूस और नेवी के हाजिर सर्विस अफसर कुलभूषण यादव को गिरफ्तार किया था। रॉ एजेंट की गिरफ्तारी के चंद रोज बाद इसकी वीडियो भी सामने लाई गई थी, जिसमें कुलभूषण यादव ने एतराफ किया था कि इसे 2013 में खुफिया एजेंसी रॉ में शामिल किया गया और वो इस वक्त भी हिंदुस्तानी नेवी का हाजिर सर्विस अफसर है। बाद अज़ां फौजी अदालत ने कुलभूषण को पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस होने और जासूसी पर सजाए मौत सुनाई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी मुजरिम की सजाए मौत की तौसीक की थी। भारत की वजारत खारिजा ने आलमी अदालत इंसाफ से रुजू किया और मौक़िफ़ अपनाया था कि पाकिस्तान भारत को कुलभूषण यादव तक सिफारती रसाई देने से इनकार करके वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, इसलिए आलमी अदालत कुलभूषण की सजाए मौत को मुअत्तल करने को यकीनी बनाए। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव ने 22 जून 2017 को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रहम की अपील की। कुलभूषण यादव ने 25 दिसंबर 2017 को दफ्तर खारिजा में भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर JP सिंह और दफ्तर खारिजा की डायरेक्टर इंडियन डेस्क डॉक्टर फरीहा बुगटी की मौजूदगी में अपनी अहलिया और वालिदा से मुलाकात भी की थी। मज़कूरा मुलाकात पाकिस्तान की जानिब से इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर कराई गई। फंड्स में खुर्द-बुर्द, लालू प्रसाद को कैद की सजा सुना दी गई। भारत के अहम अपोजिशन रहनुमा और मशरकी रियासत बिहार के साबिक वजीर आला लालू प्रसाद यादव को फंड्स में खुर्द-बुर्द के केस में 3.5 साल कैद की सजा सुना दी गई। गैर मुल्की खबर रिसां एजेंसी AFP के मुताबिक 69 साला लालू प्रसाद यादव रेलवे के वजीर भी रह चुके हैं, जबकि बिहार में उन्हें निचली जात के लोगों के हक में आवाज उठाने पर काफी शोहरत भी हासिल है। गुज़िश्ता माह इंसदादे करप्शन अदालत ने लालू प्रसाद को सरकारी फंड से $1,40,000 चोरी करने का मुजरिम करार दिया था। 2013 में एक और अदालत ने लालू प्रसाद यादव को 20 साल के अरसे तक बिहार हुकूमत के खजाने से जाली अद्वियात और मवेशियों के चारे के लिए धोखाधड़ी के जरिए 37 करोड़ 80 लाख रुपए निकालने का मुजरिम ठहराते हुए 5 साल कैद की सजा सुनाई थी। माल मवेशियों के काश्तकारों की मदद के लिए मुतारिफ करवाई जाने वाली इस हुकूमती स्कीम के खिलाफ साजिश करने और धोखाधड़ी के इल्जाम में दर्जनों सियासतदानों और सरकारी ओहदेदारान के खिलाफ तकरीबन 60 केसेस दायर किए गए थे। इल्जामात की जद में आने वाले इन अफराद पर बड़े पैमाने पर मवेशियों के रेवड़ जाहिर करके उनके चारे और दवाइयों के लिए सरकारी रकम हासिल करने का इल्जाम था। मवेशियों के चारे की स्कीम के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। लालू प्रसाद ने खुर्द-बुर्द के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए इसे बीजेपी की जानिब से सियासी इंतकाम करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट खत्म करने के मुतालिबे मुहिम की शक्ल इख्तियार कर गए। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप अपनी ट्वीट की वजह से उस वक्त से खबरों में हैं जब वो अमेरिका के सदर भी नहीं बने थे।
تاہم دنیا کے سپر پاور ملک کے سب سے اہم عہدے پر براجمان ہونے کے بعد وہ اپنی ٹویٹس کی وجہ سے اور بھی زیادہ خبروں میں رہنے لگے، لیکن ساتھ ہی ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے کے مطالبے بھی ہونے لگے، جو اس وقت زور پکڑ کر ایک مہم کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ اگرچہ نومبر 2017 میں ٹویٹر کے ایک ملازم نے غلطی سے ڈونلڈ ٹرمپ کا اکاؤنٹ چند لمحوں کے لیے معطل بھی کر دیا تھا، تاہم ان کا اکاؤنٹ مکمل طور پر بند ہونے کی لوگوں کی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کے وہ واحد سیاستدان، ریاست کے سربراہ اور دنیا کے سب سے فیصلہ ساز اور طاقتور انسان ہیں جن کی ٹویٹس عام افراد سے بھی گئی گزری ہوتی ہیں، تاہم اس کے باوجود ٹویٹر ان کا اکاؤنٹ معطل کرنے سے قاصر ہے۔ اگرچہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسی ایک ٹویٹ بھی کوئی اور شخص کرتا تو فوراً اس کا اکاؤنٹ معطل کر دیا جاتا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ دسمبر 2017 اور جنوری 2018 کے ابتدائی ٹویٹس کے بعد جہاں وائٹ ہاؤس اور ٹویٹر ہیڈ کوارٹر کے سامنے مظاہرے کر کے مطالبہ کیا گیا کہ امریکی صدر کا ٹویٹر اکاؤنٹ معطل کیا جائے، وہیں اب ان کے اکاؤنٹ کو بند کرنے کے لیے ایک آن لائن مہم کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ تاہم ٹویٹر نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اکاؤنٹ کو معطل نہ کیے جانے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ کمپنی منتخب عالمی رہنماؤں کے ٹویٹر اکاؤنٹس معطل نہیں کر سکتی۔ ٹویٹر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ان کی جانب سے سیاستدان کی ٹویٹس پر بحث کی گئی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ منتخب عالمی رہنماؤں کے اکاؤنٹ معطل نہیں کیے جائیں گے۔ ٹویٹر نے وضاحت کی کہ منتخب عالمی رہنماؤں کی ٹویٹس میں اہم سیاسی معلومات ہوتی ہیں، جس سے جہاں لوگوں میں بحث ہوتی ہے وہیں اس سے دنیا کے لوگ باخبر بھی ہوتے ہیں۔ ٹویٹر کے بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ کا نام لیے بغیر کہا گیا کہ کمپنی تمام منتخب عالمی رہنماؤں کے ٹویٹس کا سیاسی تناظر میں جائزہ بھی لیتی ہے اور کمپنی کی کوشش ہے کہ وہ ٹویٹر کو ایک ایسا پلیٹ فارم بنائے جس سے لوگوں میں بحث و مباحثے سے سماج پر اچھے اثرات مرتب ہوں۔ خیال رہے کہ ٹویٹر کی جانب سے یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب ایک دن قبل ہی امریکی سماجی تنظیم ریزسٹنس SF کی جانب سے ٹویٹر کے ہیڈ کوارٹر کے سامنے ڈونلڈ ٹرمپ کا اکاؤنٹ بند کرنے کے لیے احتجاج کیا گیا۔ سماجی تنظیم کی جانب سے ٹویٹر کے ہیڈ کوارٹر کی عمارت پر نعرے بھی آویزاں کیے گئے جن میں ڈونلڈ ٹرمپ کے اکاؤنٹ کو بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ سماجی تنظیم نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کتے سے مشابہت دیتے ہوئے اس کے خلاف گالیوں کے بینرز بھی آویزاں کیے۔ ریزسٹنس FS کے احتجاج کے بعد کلر آف چینج نامی تنظیم نے ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ معطل کرنے کے لیے آن لائن پٹیشن کا آغاز کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا اکاؤنٹ بند کرنے کی یہ مہم حال ہی میں ان کے بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیے جانے کے فیصلے، فلسطین کے حق میں اقوام متحدہ میں ووٹ ڈالنے والے ممالک کے خلاف دھمکی آمیز رویے اور شمالی کوریا کو جوہری حملے کی دھمکی دینے والی ٹویٹ کے بعد شروع ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان کے خلاف بھی سال نو کے آغاز پر ایک دھمکی آمیز ٹویٹ کی تھی جس پر پاکستانی ریاست، حکومت اور عوام نے بھرپور جواب دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک اور یو ٹرن۔ کم جونگ ان کو راکٹ مین کہنے والے ٹرمپ اب شمالی کوریا کے رہنما سے براہ راست بات چیت کے لیے تیار ہو گئے۔ کیمپ ڈیوڈ میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہیں کم جونگ سے بات چیت میں کوئی مسئلہ نہیں۔ امید ہے شمالی کوریا اور جنوبی کوریا میں مذاکرات کے مثبت نتائج نکلیں گے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر ہم پریشر نہ ڈالتے تو شمالی کوریا مذاکرات پر تیار نہ ہوتا۔ انہوں نے اپنے متعلق چھپی کتاب فائر اینڈ فیوری کو بھی جھوٹ کا پلندہ قرار دیا اور مصنف مائیکل وولف پر کڑی تنقید کی۔ عرب لیگ نے فلسطین کو تسلیم کرانے کے لیے سفارتی کوششیں کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مقبوضہ اردن کے دارالحکومت عمان میں عرب لیگ میں شامل 6 ممالک کا اجلاس ہوا جس میں بیت المقدس کے معاملے پر غور کیا گیا۔ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل نے اجلاس کی صدارت کی جس میں مصر، مراکش، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، فلسطین اور اردن کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی۔ اردن کے وزیر خارجہ نے عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی ریاست کا دارالحکومت مشرقی بیت المقدس ہوگا۔ امریکی صدر کا فیصلہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ بیت المقدس کے حوالے سے امریکی فیصلے کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے، جبکہ فیصلے سے خطے میں تشدد میں بھی اضافہ ہوگا۔ اجلاس میں بیت المقدس کی حیثیت اور شناخت کی تبدیلی کے خلاف مزید مؤثر سفارتی اقدامات کرنے اور فلسطین کو ریاست تسلیم کرانے کے لیے مشترکہ سفارتی کوششیں تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں اتفاق کیا گیا کہ خطے میں آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے بغیر امن ناممکن ہے۔ عرب لیگ نے خطے اور فلسطین کے حوالے سے آئندہ کا لائحہ عمل طے کرنے کے لیے سفارشات مرتب کر دیں جنہیں رواں ماہ عرب وزرائے خارجہ اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ شام میں حکومتی اور روسی فضائیہ کی بمباری میں 17 افراد جاں بحق ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق شام کے دارالحکومت دمشق کے نواح میں روسی اور شامی لڑاکا طیاروں نے باغیوں کے زیر کنٹرول علاقے مشرقی الغوطہ میں فضائی حملے کیے جس میں 17 شہری ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ شامی ہیومن رائٹس مبصر کا کہنا ہے کہ روسی اور شامی فوج کے لڑاکا طیاروں نے مشرقی الغوطہ کے علاقے حمیریہ میں بڑے پیمانے پر حملے کیے ہیں جس میں 5 بچوں سمیت 17 افراد مارے گئے ہیں۔
لغوطہ پر باغی گروپوں کا 2013 سے قبضہ چلا آ رہا ہے، جبکہ شامی فوج نے طویل عرصے سے اس کی ناکہ بندی کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے اس وقت وہاں رہ جانے والے 4 لاکھ کے قریب افراد میں خوراک، ادویات اور دوسری اشیاء ضروریہ کی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے۔ شام میں مارچ 2011 میں حکومت مخالف احتجاجی تحریک سے شروع ہونے والی جنگ میں اب تک 3,40,000 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور لاکھوں افراد اندرون ملک اور بیرون ملک پناہ گزین کے طور پر رہ رہے ہیں۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہمسب.tv۔